हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद शुभम सर। आज हम लोग ऑप्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये नए साल में पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। काफ़ी दिन के बाद वीडियो अपलोड हो रहा है। चलो, ऑप्टिक्स चैप्टर अपने को पढ़ना है, जिसमें से स्पेसिफिकली हमको रे ऑप्टिक्स पढ़ना है। थोड़ा मैं ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखो, ऑप्टिक्स क्या होता है। ऑप्टिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, a branch of physics which deals with study of light। ठीक है, इतना बढ़ा चढ़ा के हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो स्टडी ऑफ लाइट, उसी को हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो ऑप्टिक्स है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से हमको जो पढ़ना है वो रे ऑप्टिक्स है। मैंने तुमको बताया अभी। देखो, ऑप्टिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, इसमें से जो रे ऑप्टिक्स है इसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। मतलब इसमें जो लाइट है वो ज्योमेट्री के सारे लॉस को फॉलो करते हुए चलती है। यानी अगर हम लोग ध्यान से देखें, हम लोग ने स्कूल में भी पढ़ा होगा रे ऑफ लाइट में, जैसे कोई एक मिरर है तो इस पे एक रे ऑफ लाइट पड़ती है, तो ये ज्योमेट्री के लॉस को फॉलो करते हुए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ऑल, ये सब सारे ज्योमेट्री के रूल्स हैं। तो बेसिकली यहाँ ज्योमेट्री के सारे रूल्स अप्लाई होते हैं, इसलिए हम इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं। बट बोलने के लिए हम लोग रे ऑप्टिक्स ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि बार बार हम लोग रेज ड्रॉ करेंगे, तो रे ऑप्टिक्स ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब देखो, ये जो ब्रांच है दो पार्ट में स्प्रेड आउट क्यों होता है, क्योंकि लाइट के पास दो नेचर होता है। लाइट हमको मालूम है पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है और वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है। बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें कुछ फिनोमेना हमको दिखाई पड़ते हैं तो हम अलग से बोलते हैं कि हाँ ये रे ऑप्टिक्स है, या यहाँ पे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का फिनोमेना हो रहा है, तो वो अलग से हम एक ब्रांच में पढ़ते हैं। और जहाँ लाइट का वेव नेचर डोमिनेंट हो जाता है वहाँ दूसरे कुछ फिनोमेना दिखाई पड़ते हैं हमको, उससे हम बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे लाइट का वेव नेचर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो फिनोमेना हमको पढ़ने हैं, मैं तुमको बता देता हूँ कौन कौन से फिनोमेना हमको पढ़ने हैं। बहुत फेमस रिफ्लेक्शन, जो तुमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, स्कूल में भी पढ़ा हुआ है। रिफ्रैक्शन, ये भी तुमने पढ़ा हुआ है ना। इसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कुछ नया चीज़ नहीं है। एक नया चीज़ है डिस्पर्शन। नया मतलब तुमने ऑलरेडी नाम सुना है, डेफिनेशन किया है डिस्पर्शन ऑफ लाइट का, बस यहाँ तुम इसका डिटेल में थोड़ा मैथ्स भी समझ लोगे। वेयर एज जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स में जाते हैं, तो वेव ऑप्टिक्स मैं तुमको अभी बताऊंगा कहाँ पे रे ऑप्टिक्स में ये सारे फिनोमेना दिखाई पड़ते हैं और कहाँ ये सारे दिखाई पड़ते हैं। जैसे वेव ऑप्टिक्स में जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है ये सारे तो एप्लीकेबल होते ही हैं। अलग से कुछ नया जो फिनोमेना होता है वो होता है इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन। ठीक है, ये दो फिनोमेना हैं जो सिर्फ वेव नेचर में पॉसिबल हैं। यानी अगर हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कंसिडर करें, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कंसिडर करें तो ये चीज़, ये सारे फिनोमेना, और हम लोग अगर वेव नेचर ऑफ लाइट कंसिडर करें तो ये सारे फिनोमेना। ठीक है, अब थोड़ा डिस्क्रिपेंसी वगैरह है। डिस्क्रिपेंसी क्या है कि ये जो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है ये वेव नेचर में भी होता है, तो वहाँ हम लोग नहीं जा रहे हैं, वो 12th स्टैंडर्ड का पार्ट है, विल जस्ट डू इट लेटर ऑन। इसके बाद एक एडिशनल पार्ट आता है जिसमें जिसमें लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर हम डिस्कस करें, या लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पकड़ के चलें, तो एक अलग तरीके का फिनोमेना हमको पढ़ना होता है, वो होता है पोलराइजेशन। ये सब मैं तुमको बता रहा हूँ कि ऑप्टिक्स में क्या क्या चीज़ें करनी है। अब परेशान मत हो जाओ कि सर ने ऑप्टिक्स लिख दिया तो सब करना है, नहीं, ये 11th का ऑप्टिक्स है, तो यहाँ तुमको खाली 11th के टॉपिक्स करने हैं, और स्पेसिफिकली तुमको खाली रे ऑप्टिक्स पढ़ना है 11th में। 12th में तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स है, और NCERT वालों के लिए नेक्स्ट चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। अभी हम लोग रे ऑप्टिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लो, ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स है जो पार्टिकल नेचर से रिलेटेड है, वेव ऑप्टिक्स है जो वेव नेचर से रिलेटेड है, और लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर कंसिडर किया तो एक नया फिनोमेना होता है जो है पोलराइजेशन। तो ये सारा कुछ हमको ऑप्टिक्स में पढ़ना होता है। खास करके अगर हम लोग वेव्स का बात करें, जैसे लाइट एक वेव है तो कहाँ पे लाइट वेव बन जाता है और कहाँ पे लाइट पार्टिकल बन जाता है। जैसे ये सारे फिनोमेना हम बोलते हैं कि ये सारे पार्टिकल नेचर के लिए हैं, तो क्यों नहीं इनके टाइम पे ये सब चीज़ें हो जा रही हैं, क्यों नहीं पार्टिकल नेचर में ये सब चीज़ें पॉसिबल है, या क्यों नहीं वेव नेचर में ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, व्हाई नॉट।
सो देयर आर रीजंस फॉर दैट, जिसमें से मैं एक शॉर्ट तुमको ब्रीफ में रीज़न बताता हूँ। रीज़न ये है कि लाइट का जो पार्टिकल नेचर है ना वो तब दिखाई पड़ता है जब जिन चीज़ों से लाइट इंटरैक्ट कर रही है वो काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं। जैसे मिरर से जब लाइट इंटरैक्ट करती है तो मिरर का जो साइज़ होता है वो लाइट के वेवलेंथ से बहुत बड़ा होता है। जैसे इस बोर्ड पे लाइट गिर रही है तो बोर्ड का साइज़ जो है वो लाइट के वेवलेंथ के साइज़ से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ लाइट एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मैं बड़ा खिड़की खोल दूँ, यहाँ से रे ऑफ लाइट जाने दूँ तो रे ऑफ लाइट बिना किसी इंटरैक्शन के पास हो जाएगी। वेयर एज अगर मैं लाइट को ऐसे जगह इंटरैक्ट कराऊँ या ऐसे किसी ऑब्स्टिकल से इंटरैक्ट कराऊँ जहाँ पे इसका जो वेवलेंथ का साइज़ है वो कंपेरेबल हो जाए ऑब्जेक्ट के, तब हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत पतला स्लिट बनाऊँ, एक बहुत पतला स्लिट, ह्यूमन हेयर जितना पतला स्लिट बनाऊँ और उसमें से लाइट को पास कराऊँ, तो लाइट की जो वेवलेंथ है ना वो इतनी छोटी है, तो अब ये जो डायमेंशन है इसका या जो ये जो डायमीटर है स्लिट का ये भी बहुत छोटा है, तो अब वेव इससे इंटरैक्ट कर लेगी। वेयरएज ये जो ओपन पार्ट था, बड़ा था ये, तो इसमें से देखो लाइट आराम से निकल गई, इसलिए लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती हुई दिखाई पड़ती है हमको, इवन दो इट इज़ अ वेव। मतलब इवन दो इट इज़ अ वेव, हम जब उसको डे टू डे लाइफ में देखते हैं तो पार्टिकल की तरह सीधे जाती हुई दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो वेव किसी चीज़ से इंटरैक्ट ही नहीं कर रही होती है। वैराज इन सारे केसेस में जब चीज़ें बहुत छोटी हो जाती हैं, बहुत बोल सकते हो बारीक लेवल पे हम लोग जाते हैं, तो वेव नेचर डोमिनेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइट का जो वेव है वो स्लिट से इंटरैक्ट करता है, तब अलग अलग फिनोमेना सच एज इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है। और फिर उसके बाद जब हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को मैनिपुलेट करना चालू करते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिक फील्ड को, तब हमको मिलता है पोलराइजेशन। ओके, चलो इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी होना चाहिए। कुछ कुछ लोगों के काम का था, कुछ कुछ लोगों के काम का भी नहीं था, बट ठीक है, करना ज़रूरी था। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम लोग देखते हैं कि ये जो ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये ऑप्टिक्स किन फंडामेंटल लॉज पे बेस्ड है। There are certain fundamental laws on which the optics is based. So, what are those fundamental laws? बुक में एक नया वेव दिया होगा मैटर वेव करके, परेशान मत होना, मैटर वेव हम लोग आगे सिलेबस में पढ़ेंगे जब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में जाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं तुमको मैटर वेव से इंट्रोड्यूस नहीं करा रहा हूँ, अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। देखो, हम लोग डिस्कस करने जा रहे थे, क्या डिस्कस करने जा रहे थे, चलो फंडामेंटल लॉज, फंडामेंटल लॉज जिस पे ऑप्टिक्स बेस्ड है। ठीक है, ध्यान से सुनना और समझने का ट्राई करो क्या बोल रहा हूँ। जैसे जो हम लोग स्टडी ऑफ लाइट कर रहे हैं, कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनको हमेशा पकड़ के हमको चलना पड़ेगा कि ये चीज़ तो सच है ही, है ना, ये चीज़ सच है ही, ये चीज़ गलत नहीं हो सकती है, तो हम लोग बाकी सारे चीज़ें डिराइव कर पाएंगे। तो उसमें से जो फर्स्ट लॉ है दैट इज़ लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन in an isotropic homogeneous medium. ये एक पहला फंडामेंटल लॉ है जिसके बेस पे हम सारा ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। द लॉ सेज दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन एन आइसोट्रोपिक होमोजीनियस मीडियम। आइसोट्रोपिक होमोजीनियस मीडियम का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस मीडियम का मतलब ये है कि जो मीडियम हर तरफ सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ लाइट हवा में चल रहा है तो चारों तरफ हवा ही है, जब तक हवा चेंज नहीं होगी, मतलब जब तक वो हवा से पानी में नहीं जाएगा तब तक वो अपना स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं चेंज करेगा। ठीक है। दूसरा चीज़ है आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक मतलब वो जो मीडियम है उसका प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम है। मतलब जैसे लाइट हवा में चल रहा है, जैसे समझ लो मैं ये रूम कंसिडर कर लेता हूँ, इस रूम में जितनी हवा है इसको मैं आइसोट्रोपिक होमोजीनियस मीडियम बोल रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? लाइट जब तक इसमें चलेगी, देखो जैसे ये एक रे ऑफ लाइट चल रही है तो इस रे ऑफ लाइट के लिए चारों तरफ हवा ही हवा है, अभी ये और कोई दूसरा मीडियम एनकाउंटर नहीं करती है जब तक, तब तक ये मीडियम होमोजीनियस है इसके लिए। हाँ, जब इस सरफेस पे इंसिडेंट होगी तब क्या होगा उसके बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। जब तक ये इस हवा में चल रही है तब तक मीडियम हवा ही है, तो ये होमोजीनियस हुआ। ठीक है, हर तरफ सेम मीडियम।
दूसरा चीज़ ये मीडियम आइसोट्रोपिक, मतलब इस लाइट के लिए इस तरफ भी हवा वैसी ही है, ऐसी ही है, पीछे भी आगे भी, चारों तरफ जो हवा का प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डेंसिटी हो सकता है ना, टेम्परेचर हो सकता है, ये सारी चीज़ें, तो ये सब सेम है हर डायरेक्शन में। ये सब कैसे हैं? सेम है हर डायरेक्शन में, मतलब लाइट के लिए राइट लेफ्ट ऊपर नीचे आगे पीछे सब तरफ जो हवा का नेचर है वो सेम है। ऐसे मीडियम को हम क्या बोलते हैं? आइसोट्रोपिक मीडियम। ठीक है, तो ऐसा अगर मीडियम होगा तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। हाँ, अगर ये आइसोट्रोपिसिटी खराब होता है या आइसोट्रोपिक नेचर खराब होता है तब लाइट अपना पाथ चेंज करता है या तब लाइट अपने पाथ से डाइवर्ज होता है, बोल सकते हो चेंजेस आते हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बाउंड्री ले लो, यहाँ नीचे पानी है, देखो ध्यान से, ये तुमने ऑलरेडी देखा हुआ है स्कूल में। इस पे सपोज एक रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट होती है, सबको मालूम है क्या होगा। ये रे ऑफ लाइट सपोज कर लो यहाँ एयर है, जब तक ये लाइट एयर में चल रही थी तब तक ये रे ऑफ लाइट स्ट्रेट चल रही थी। अब जैसे ही ये लाइट इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पे, तो अब ये लाइट कहाँ जा रही है? ये लाइट एयर से वाटर में जा रही है। वाटर सबको मालूम है कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। मैंने अभी तक बताया नहीं है डेंसर रेयर मीडियम, बट मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि तुमको स्कूल में हो गया ये चीज़। ठीक है, तो ये लाइट हमको मालूम है कि ये बेंड करती है टुवर्ड्स नॉर्मल, राइट। देखो नॉर्मल क्यों बेंड करती है, क्या होता है, वो सब पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल। देखो हुआ क्या, जब तक लाइट एयर में थी तब तक स्ट्रेट लाइन में थी, ध्यान से समझो। बाद में मीडियम चेंज हुआ, मीडियम अब वाटर हो गया, वाटर में भी ये स्ट्रेट लाइन में ही है, बस ये वाली स्ट्रेट लाइन और ये वाली स्ट्रेट लाइन सेम नहीं है। फर्क समझा? इस मीडियम के लिए जो स्ट्रेट लाइन है और इस मीडियम के लिए जो स्ट्रेट लाइन है दोनों अलग है। अरे वाटर भी तो वही मीडियम हो गया ना, आइसोट्रोपिक होमोजीनियस, तो उसमें भी लाइट ये रूल तो फॉलो करेगी, बस इन दोनों का जो स्ट्रेट लाइन है वो अलग होगा। समझा अभी क्लियर कट क्या बता रहा हूँ? आइसोट्रोपिक होमोजीनियस मीडियम जब चेंज होता है, मीडियम दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो वहाँ भी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, क्योंकि वहाँ भी तो ये चीज़ अप्लाई हो जाता है ना। वो मीडियम भी तो अब लाइट के लिए चारों तरफ क्या है? पानी ही पानी है, यस और नो। और चारों तरफ पानी का अगर डेंसिटी वगैरह सब कुछ सेम है तो फिर से वो सेम लॉ फॉलो करेगी, बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट लॉ क्या है? टू रेज कैन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट without affecting each other's path. इसको ऐसे समझो, दो लोग चल रहे हैं और एक दूसरे से भिड़ जाएं एक जगह पे, फिर भी दोनों का रास्ता चेंज ना हो। लाइट के लिए ऐसा होता है, इंसानों के लिए ऐसा नहीं होगा ना। दो लोग चल के आ रहे हैं, एक पॉइंट पे कोलाइड हुए तो ऑफ कोर्स सेम डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। अब ये इधर और ये इधर नहीं जाएगा, हो सकता है कोलाइड होकर अलग जगह पे जाने लगे, बट लाइट के लिए ऐसा नहीं है। एक रे ऑफ लाइट यहाँ से जा रही है, दूसरी रे ऑफ लाइट यहाँ से जा रही है, तो देखो इंटरसेक्शन के बाद भी ये वाली यहीं जा रही है और ये वाली यहीं जा रही है। दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड फंडामेंटल लॉ, जिसपे हमको ऑप्टिक्स पढ़ना है। ठीक है, समझ में आया या नहीं? आई होप समझ में आया। सिंपल था, इसमें क्या कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना। समझ लो जहाँ पे भी इंटरसेक्शन होगा लाइट का रास्ता चेंज नहीं होगा, मतलब लाइट को कुछ अफेक्ट नहीं, फर्क नहीं पड़ता। हाँ भाई तुम आओ जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो सबको मालूम होगा। दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के, इनको फंडामेंटल लॉज बोलते हैं क्योंकि ये लॉज हमेशा ट्रू होते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉज हैं, सबको मालूम है। पहला होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सेम एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और चौथा फंडामेंटल लॉ जो है दैट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सबको मालूम है दो होते हैं ना लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट रेशियो इज कांस्टेंट। ओके, नाउ ठीक है, तो ये फंडामेंटल लॉज हैं जिन पे ऑप्टिक्स बेस्ड है। ये अभी मैं फिर से लिखाता हूँ जब मैं रिफ्लेक्शन स्टार्ट करूँगा। ये नोट डाउन कर लो, फंडामेंटल लॉज पूछ देता है 1-2 मार्क के लिए, बहुत ज़रूरी है समझ के रखना। और ये चारों लॉज को अच्छे से समझो। ये दोनों तो ठीक है, ये दोनों तो मैं एक्सप्लेन करूँगा, इन दोनों को अच्छे से समझ लो। लाइट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है दूसरे रे से बिना अफेक्ट किए, और आइसोट्रोपिक होमोजीनियस मीडियम में स्ट्रेट लाइन में चलता है। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लिया पॉज करके, फाइन। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन पार्ट।
मतलब यहाँ से तुम्हारा बेसिक ऑप्टिक्स स्टार्ट हो रहा है। बेसिक ऑप्टिक्स मतलब जो एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही देख रहे हैं। अब तुम आगे भी पढ़ना है तुमको ऑप्टिक्स, और तुमको ऑप्टिक्स समझना है तो सब कुछ जानना पड़ेगा ना, तो इसलिए इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। और ये जो फंडामेंटल लॉज दिए थे ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ही हैं, इसको मत छोड़ दो, ये तो तुमको पढ़ना ही था। चलो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन, पहला चीज़। और रिफ्लेक्शन में भी हम पहले प्लेन मिरर पढ़ेंगे। तो पहले मैं फ़िलहाल रिफ्लेक्शन के बारे में बता देता हूँ। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इज़ इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ शाइनी सरफेस। जैसे कि ये एक प्लेन मिरर, सपोज ये एक प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर के बारे में तुमको सबको पता है, प्लेन मिरर का एक साइड रिफ्लेक्टिंग होता है, दूसरा साइड कोटेड होता है विथ सिल्वर ऑक्साइड लगाते हैं बिकॉज ऑफ नॉन ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ एक रे ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट होती है तो ये रे ऑफ लाइट इससे रिफ्लेक्ट होती है बाय फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये बेसिक रिफ्लेक्शन होता है। और इस रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स होते हैं जो तुमको पता होने चाहिए। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन में बता देता हूँ। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे ये रे ऑफ लाइट, ये एक सरफेस है, मिरर समझ लो इसको, ये एक सरफेस है प्लेन मिरर जिस पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है। रेगुलर रिफ्लेक्शन बता रहा हूँ मैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सरफेस, ऐसे समझो, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सरफेस। देखो अगर दो पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही हैं, ध्यान से देखो, अगर दो पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद भी ये दोनों रेज पैरेलल होंगी, इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद भी ये दोनों रेज पैरेलल होंगी, दिस इज कॉल्ड एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब पैरेलल सेट ऑफ रेज जब एक सरफेस पे पड़ेंगी तो पैरेलल सेट ऑफ रेज रिफ्लेक्ट होंगी, दिस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि सरफेस स्मूथ है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री फॉलो होगा। ये चीज़ तुम प्रूव कर सकते हो, हाँ थोड़ा ज़्यादा ज्योमेट्री करना पड़ेगा, बट यू गेट द आइडिया। देन इर्रेगुलर, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन फ्रॉम रफ सरफेसेस या इर्रेगुलर सरफेसेस। रफ सरफेस, जहाँ जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ऐसा एक रफ सरफेस है मेरे पास, ठीक है, यहाँ कुछ सेट ऑफ रेज अगर फॉल करती हैं लाइक दिस, ऐसे, तो ये यहाँ पे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे, बट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होने की वजह से जो रेज मिलेंगी हमको, जैसे एक रे यहाँ जा रही है तो ये भी रे यहाँ नहीं जाएगी, ये रिफ्लेक्शन देखो इर्रेगुलर है। पैरेलल रेज विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड एज पैरेलल रेज, दैट्स द आइडिया ऑफ इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, समझ के रखो। यहाँ पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होके भी पैरेलल रहती हैं, यहाँ पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल नहीं रहेंगी। हाँ चांसेस हैं पैरेलल हो सकती हैं, बट पैरेलल होंगी ऐसा श्योरिटी नहीं है। सो दिस इज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन विच यू आर सपोज टू नो। ठीक है, ये तो बेसिक्स हैं। चलो अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। ये नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो पॉज करके। थोड़ा ज़्यादा फटाफट तो नहीं हो रहा है, क्यों ये सब फटाफट इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये सब तुमने ऑलरेडी सुना हुआ है, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ मैं अभी तक, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अननेसेसरीली लेक्चर लंबा करके मतलब नहीं है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। देखो फर्स्ट लॉ क्या होता है बता दो कमेंट में लिख के, वहाँ से मत चिल्लाओ मोबाइल में। फर्स्ट लॉ इज इंसिडेंट रे, reflected ray and normal at the point of incidence lie in the same plane, yeah, all lie in the same plane. ठीक है, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, ये फर्स्ट लॉ है। और सेकंड लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सेम एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ठीक है। ऑलराइट, इसको हम लोग एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ सपोर्ट करने के लिए एक डायग्राम बना दो। ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये एक इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल, तो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल आई है, तो ये एंगल आर है। तो ये फिगर सपोर्ट करने के लिए बना दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, इनफ है। फाइन, ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तुमको पता होने चाहिए, कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है, जो है सो है। देखो इनको प्रूफ वगैरह भी नहीं है, इसको प्रूव नहीं करना है तुमको, प्रूफ तुम 12th में करोगे या वेव ऑप्टिक्स में करोगे एनसीईआरटी वालों, और 12th एचएससी वालों भी तुम लोग 12th वेव ऑप्टिक्स में प्रूव करोगे इसको। अभी फ़िलहाल छोड़ दो, जैसा है एज इट इज़, यू शुड नो दीज लॉज। जैसे स्कूल में बाय हार्ट कर लिया था, यहाँ भी समझ के रखो। अब इसका यूज़ करना है हमको रे डायग्राम वगैरह फॉर्म करने के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए एंड ऑल। देखो जैसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, ज़रा ध्यान से देखो। रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, बेसिक रिफ्लेक्शन तो अभी मैंने दिखाया, यहाँ पे एक प्लेन मिरर था, उस पर इंसिडेंट रे आया, नॉर्मल था और रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। कुछ जैसे बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं जो प्लेन मिरर के लिए ही होती हैं, जो तुमको पता होने चाहिए। ये एक सपोज प्लेन मिरर है, देखो ध्यान से, और इस पर एक रे ऑफ लाइट सपोज इंसिडेंट होती है ऐसे, ये, और ये मैंने इस पर ड्रॉ किया नॉर्मल, ये मैंने इस पर ड्रॉ किया नॉर्मल। अरे यार ज़रूरत पे कुछ नहीं बनता है, देखो ये मैंने इस पर ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ये आ गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आ गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान से समझते हैं ज़रा, कुछ लॉज हैं जैसे जो तुमको पता होने चाहिए। मैं दो चीज़ें ले रहा हूँ, देखो ध्यान से, या ठीक है, एक मैं इमेज फॉर्मेशन का केस ले लेता हूँ, फिर उस पर डिस्कस करता हूँ। देखो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर लेके डिस्कस करते हैं। जैसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, उसका इमेज फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है मेरे पास, उसका एक इमेज फॉर्मेशन में बना रहा हूँ। तो देखो मतलब प्लेन मिरर पे इमेज कैसे बनती है, या प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है। सपोज़ ये वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज़ माई ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमको कुछ पता है ऑब्जेक्ट के बारे में, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इससे हर डायरेक्शन में लाइट निकलेगी। पहला एक रे ऑफ लाइट ऐसे डायरेक्ट परपेंडिकुलर गिराते हैं, तो ये मेरा नॉर्मल है, तो ये लाइट नॉर्मल के अलॉन्ग ही गिरी है ना, ये सुनो। अगर लाइट नॉर्मल के अलॉन्ग गिरी है, ये तुम्हारा मिरर हो गया, ये लाइट ऐसे गिरी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, 0 ना, समझा या नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हुआ, क्योंकि नॉर्मल से एंगल मेजर करते हैं ना। एंगल आई क्या होता है, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, तो नॉर्मल के अलॉन्ग ही है इंसिडेंट रे, तो आई कितना हो गया, 0। यहाँ आई 0 है तो आर भी 0, यानी रे इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। समझ में आया ये, ठीक है। दूसरा एक देख लेते हैं, दूसरी रे लेके, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रे, ये रे गई इस पर, और ये मैंने बना दिया नॉर्मल, ठीक है, और ये रे रिफ्लेक्ट हो जाती है, और दोनों रेस कहीं तो मीट करेंगी जहाँ इमेज फॉर्म होगा। देख लेते हैं मीट करेंगी या नहीं। ये सपोज़ नॉर्मल है, सपोज़ क्या है ही नॉर्मल, और ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब देखो जो ऑब्ज़र्व कर रहा है इमेज को, सपोज जैसे मैं यहाँ से ऑब्ज़र्व करता हूँ इमेज को, मेरी ब्लू आँख है, ठीक है, मैं यहाँ से ऑब्ज़र्व करता हूँ, तो मुझे क्या दिखाई पड़ेगा, देखो ये एक रे आ रही है और ये एक रे आ रही है। क्या ये दोनों रेज आगे जाके कहीं मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली है, क्योंकि डाइवर्जिंग रेज हैं, तो पीछे मिलते हुई दिखाई पड़ेंगी, है ना। हमको दिखाई पड़ेगा कि ये रेस पीछे कहीं से आ रही हैं, तो इनको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूँगा, तो मुझे जहाँ ये दोनों रेज मीट होंगी वहाँ इमेज फॉर्म होके मिलेगा। दिस इज़ माई इमेज, बेसिक इमेज फॉर्मेशन था। ध्यान से समझ लो हुआ क्या है, एक रे इंसिडेंट नॉर्मल के अलॉन्ग ले लिया मैंने, तो आई 0 हुआ, तो आर 0 यानी उसी डायरेक्शन में वापस आ गई। एक रे मैंने किसी दूसरे एंगल आई पे लिया है, सपोज जैसे ये वो एंगल आई है और ये एंगल आर है रिफ्लेक्शन, और ये रे रिफ्लेक्ट होके दोनों डाइवर्जिंग रेज हमको मिली। रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो डाइवर्जिंग है, तो कहीं पीछे हमको मीट होती हुई दिखाई पड़ रही हैं, तो यहाँ पे हमने इमेज फॉर्म कर लिया। अब ज़रा ये जो इमेज आया है इसके बारे में कुछ चीज़ें समझ लो। इमेज बाई प्लेन मिरर का कुछ फैक्ट्स है जो तुमको एज इट इज़ पता होना चाहिए। फैक्ट्स मतलब देख के बता रहा हूँ, ऐसा कुछ यहीं देख के, ये जो दिख रहा है उसी में देख के बता रहा हूँ। तो इमेज बाई प्लेन मिरर, हम लोग अभी ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज लेके कर रहे हैं।
क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज कैसी है, वर्चुअल, वेरी सिंपल। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में रेज मीट नहीं कर रही है ना, दिखाई पड़ रही है मीट होते हुए, तो इमेज हो गया वर्चुअल। वर्चुअल इमेज उसको बोलते हैं जिसमें रेज एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं। जिसको नहीं पता है वो आज ही सुन लो, यहीं पे वर्चुअल है। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, ये बात याद रखना, इसको टैटू करवा लो। वर्चुअल इमेज हमेशा अपराइट होती है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ये बात कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। वर्चुअल, इरेक्ट, और जो इमेज का साइज होता है वो सेम साइज होता है, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे ये तो तुमने भी देखा होगा ना, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, जितना बड़ा तुम्हारा हाथ है मिरर में भी उतना ही बड़ा दिखाई पड़ता है। सिंपल लॉजिक, जितना तुम्हारे हाथ का साइज है वही तो मिरर में दिखाई पड़ता है ना, कि यहाँ छोटा हाथ है मिरर में बड़ा दिखाई पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। और ये जो साइज है ये रिलेटिव डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। जैसे यही हाथ मैं मिरर के पास में रखूँ तो बड़ा दिखाई पड़ेगा क्योंकि मेरा हाथ नज़दीक है मिरर से, और दूर लेके जाऊँ तो छोटा होता जाएगा हाथ। क्यों? क्योंकि मिरर से भी छोटा हो रहा है। अरे आँख से ही देख लो ना, आँख से जितना हाथ नज़दीक रखोगे उतना बड़ा दिखाई पड़ेगा, दूर लेके जाओगे तो हाथ छोटा होता जाएगा। कोई तुम्हारा दोस्त तुमको 2 किलोमीटर दूर से हाथ दिखाए तो छोटा दिखता है ना हाथ, सिंपल वही लॉजिक लगा लो। और नज़दीक से आके तुम्हारे मुंह पे हाथ रख दे तो तुमको बड़ा दिखाई पड़ेगा हाथ, ठीक है। फाइन, एक सेकंड रुको, फोकस तो नहीं चेंज हो गया हाथ दिखाने के चक्कर में। ऑल राइट, सो इमेज बाय प्लेन मिरर का ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। और एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ये बात याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुमको याद रखनी है। मतलब मिरर से ऑब्जेक्ट जितना दूर है, मिरर में इमेज उतनी ही पीछे होगी या उतनी ही दूर होगी। फिर वही लॉजिक, हाथ को जितना मिरर से नज़दीक रखोगे इमेज भी उतनी नज़दीक होगी, हाथ को जितना पीछे ले जाओगे इमेज भी उतनी पीछे जाएगी, हाँ या ना। शीशे के सामने खड़े होके आगे पीछे दौड़ो, दिखाई पड़ेगा। जितना दौड़ोगे तुम्हारी इमेज भी तुम्हारे पास भाग के आएगी, डर मत जाना। ओके, तो ये है। और एक कैरेक्टरिस्टिक होता है इसका दैट इज लैटरली इन्वर्टेड। ये तो सबको टेंशन आता ही होगा कि टेंशन क्या, खुशी होती होगी, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखता है मिरर में, देखोगे तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखता है मिरर में, क्या चल रहा है ये, दिस इज कॉल्ड एज लैटरल इन्वर्जन। तो इमेज हमेशा लैटरली इन्वर्टेड होती है, इसलिए तुमने देखा होगा जो एम्बुलेंस के लेटर्स होते हैं वो उल्टे लिखे होते हैं। एम्बुलेंस के लेटर्स उल्टे लिखे होते हैं ताकि शीशे में जो उसको देखे वो सीधा एम्बुलेंस पढ़ पाए, वरना सीधा एम्बुलेंस लिखेगा तो शीशे में उल्टा दिखाई पड़ेगा। तो शीशा जो यूज़ होता है वो प्लेन मिरर यूज़ होता है, ये बेसिकली मिरर यूज़ होता है। तो लैटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है, ये तुमको पता होना चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्लेन मिरर के इमेज के लिए फिक्स्ड हैं, जो तुमको याद रखने हैं। प्लेन मिरर के लिए, ये स्ट्रिक्टली प्लेन मिरर के लिए। प्लेन मिरर में जो डिस्टेंसेस मेजर होती है ना, एक बात याद रख लो, वो हमेशा मिरर से मेजर होती हैं। मतलब मिरर को ओरिजिन रख के मेजर करना है। ये मिरर है, इससे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करेंगे, इसी से हम इमेज डिस्टेंस मेजर करेंगे। कोई ऑब्जेक्ट अगर दूर भागेगा तो हम मिरर के कंपैरिजन में या मिरर के रेस्पेक्ट में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कितना दूर जा रहा है, कितना नज़दीक आ रहा है, ये सब। इमेज कितना आगे पीछे जा रही है वो सब इस मिरर के रेस्पेक्ट में देखना है। मतलब मिरर को हम अपना रेफरेंस पॉइंट पकड़ के चलते हैं। तुमने पढ़ा होगा ना स्कूल में, पोल से सारे डिस्टेंसेस मेजर होते हैं, लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से सारे डिस्टेंसेस मेजर होते हैं। वही बता रहा हूँ, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, ये मिरर से सारे डिस्टेंसेस मेजर होते हैं, ठीक है। फाइन, इतना कुछ आई होप तुमको समझ में आया होगा। बेसिक चीज़ें चल रही हैं। कुछ डाउट है अभी तक तो बता दो, नहीं डाउट है तो आगे बढ़ते हैं। कैसे ही बताओगे, चलो कमेंट कर देना, ठीक है। लॉज हो गए, प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन। एक और इमेज फॉर्मेशन तुमको दिखा देता हूँ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, फिर तुमको थोड़ा तसल्ली आएगा। देखो, हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज देख लिया, ये लिख लिया था ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। नहीं भी लिखा था तो 10th का बुक उठा के लिख लो, मिल जाएगा, कुछ नया नहीं है उसमें। एक और इमेज फॉर्मेशन बताता हूँ। देखो, जैसे मेरे पास ये एक प्लेन मिरर है और ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कुछ भी, ये एक स्ट्रेट ऑब्जेक्ट लिया है मैंने। इसका इमेज कैसा दिखता है वो मैं दिखाना चाहता हूँ तुमको, या इमेज फॉर्म कैसे होता है वो दिखाना है मेरे को। कुछ जैसे मैं इसको ये एरो का इमेज फॉर्म करना चाहता हूँ, या एक काम करो, तुमको ये सब एक साथ दिखा देता हूँ, लैटरल इन्वर्जन वगैरह दिखा देता हूँ। देखो, सपोज जैसे ये एक एरो लिया मैंने, ठीक है, ये एरो इधर टिल्टेड है। तुम ज़रा दिमाग चला के सोचो, जब एरो तुमने यहाँ टिल्ट किया तो इमेज जो बनेगा वो ऐसे बनेगा ना, ये सर नो।
देखो ये वाला पार्ट मिरर के नज़दीक है तो इसका जो इमेज बनेगा वो भी मिरर के नज़दीक होगा। ये वाला पार्ट मिरर से दूर है तो जो इमेज बनेगी वो भी मिरर से दूर होगी। ये दिख रहा है ना, u = v। तो हम लोग ये वाले पार्ट के लिए इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। देखो ज़रा कैसे दिखेगा, ध्यान से समझो। ये एक रे ले लो परपेंडिकुलर या नॉर्मल इंसिडेंस, ये नॉर्मल इंसिडेंस वाला रे उठा के, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी ये पीछे कहीं जाके मीट करेगा, ठीक है। दूसरा एक रे ले लेते हैं, कौन सा रे लेंगे, चलो सपोज जैसे ये एक रे ले लिया और ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया। तो एक सेकेंड रुको, ये नॉर्मल हो गया तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये दोनों रेज कहीं मीट करती हुई दिखाई पड़ रही हैं पीछे, वो जो पीछे जहाँ मीट करती हुई दिखाई पड़ रही हैं वहीं पे मेरे एरो का हेड बनेगा, ये तो ये बना मेरे एरो का हेड। मैंने हेड का इमेज बनाया है ना, यहाँ बना। अच्छा ये टेल का इमेज बना लो ज़रा नीचे वाले पार्ट का। तो फिर से एक इंसिडेंट रे नॉर्मल, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी यहाँ कहीं पीछे मीट करेंगे ये। और दूसरा कोई एक रे ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये एक रे ले लेता हूँ, जिससे ये एक रे ले लिया, तो इसके लिए तो यही नॉर्मल हो गया, यानी ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये यहाँ कहीं जाके मीट करेगी लाइक दिस। तो ये देखो मेरा एरो बन गया, दिख रहा है रुको एक सेकेंड, ये देखो मेरा एरो बन गया लाइक दिस, यहाँ मीट कर रहे हैं ना, तो मैंने रखा एरो ऐसे, इमेज आ गया ऐसे। तो ये लैटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन है। मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलो और ये चीज़ें याद रखो, ये चीज़ें अच्छे से याद रखो क्या चल रहा है। अगर ये नहीं पता होगा तो यहाँ अटक जाओगे इमेज फॉर्मेशन में। तो अगर इमेज फॉर्मेशन सीखना है अच्छे से, क्योंकि तुमको कहीं भी कुछ भी डायग्राम मिल सकता है, ऑप्टिक्स इतना छोटा सा चीज़ नहीं है। देखो तुमको ऑप्टिक्स में पढ़ना क्या क्या होता है, प्लेन मिरर पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर पढ़ना है, लेंसेस पढ़ना है, प्रिज्म पढ़ना है, ये सारा कुछ पढ़ना है। तो क्वेश्चन कहीं से भी कैसा भी आएगा, तो अगर डर के करोगे, नहीं ये छोड़ देते हैं वो कर लेते हैं, वो ये छोड़ देते हैं वो कर लेते हैं, तो फिर अटक जाओगे। ऑलराइट, तो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का हमने इमेज फॉर्मेशन कर लिया है। इमेज का नाम वाम देना है तो दे दो, दिस इज़ AB, तो ये हो जाएगा A', B', ठीक है। ये एक्सटेंडेड इमेज का एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन। इसको ड्रॉ कर लो पॉज करके, फिर हम लोग आगे थोड़ी और कुछ बातें करते हैं प्लेन मिरर के बारे में, सच एज पेयर ऑफ प्लेन मिरर्स, थोड़ा वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कॉपी करो, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। चलो कॉपी कर लिया था। इमेज फॉर्मेशन ठीक से कॉपी करना अच्छे से देख के। अच्छा ये यहाँ मॉड लगाया, ये तुमको समझा ना क्यों मॉड लगाया है। U नेगेटिव होगा और V पॉजिटिव होगा, इसलिए मॉड लगाया है, ये तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, मेरी गलती है, मैंने बताई नहीं पर ठीक है अब तो बता दिया है। चलो अच्छा है, समझ में आ रहा है ना, ऑप्टिक्स इंट्रोडक्शन अच्छे से चल रहा है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बता दिया करो, कुछ ऐसा वो नहीं है, जस्ट लेट मी नो व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड, वो मैं उस पर स्पेसिफिकली एड्रेस करके मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। चलो थोड़ा प्लेन मिरर्स के बारे में हम लोग और समझ लेते हैं, दैट इज़ पेयर ऑफ प्लेन मिरर्स। ये प्लेन मिरर्स में लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद प्लेन मिरर्स ख़त्म हो जाएगा। कितना ही प्लेन मिरर पढ़ोगे यार, दुनिया भर की चीज़ें पढ़ने के लिए। स्फेरिकल मिरर भी तो है, देखो पेयर ऑफ प्लेन मिरर्स, ठीक है। जब दो प्लेन मिरर्स हम लोग लेते हैं तब कैसा इमेज फॉर्मेशन होता है, तो सपोज एक केस बताता हूँ। जैसे सपोज दो प्लेन मिरर्स हैं जो किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है एक दूसरे से, ध्यान से सुनो। दो प्लेन मिरर्स हैं, ये दोनों प्लेन मिरर्स थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है एक दूसरे से। देखो इफेक्ट है ना, बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है। तुम सब लोग बाल कटाने गए रहोगे ना, कोई बाल कटाने पार्लर में तो गया रहेगा, पार्लर में, सलून में। लड़के लोग पार्लर में मत चले जाना बाल कटाने, और लड़की लोग मेन सलून में मत चले जाना। मैं बोल रहा हूँ सलून और पार्लर में गए होगे ना बाल कटाने, तो तुमने देखा होगा वहाँ पैरेलल मिरर्स लगे होते हैं। जैसे तुम्हारे सामने एक मिरर होता है, तुम्हारे पीछे एक मिरर होता है, तो वहाँ क्या दिखाई पड़ता है तुमको? सोचो, तुमको तुम्हारे सर के या तुम्हारे फेस के बहुत सारे इमेजेस दिखाई पड़ते हैं, याद है? तुम पीछे देखते हो तो बहुत सारा इमेज तुम्हारे सर का, आगे देखते हो तो बहुत सारा इमेज तुम्हारे मुंह का। क्या है वो, कैसे इतने सारे इमेजेस फॉर्म होते हैं? तो वो हमको पढ़ना है, इमेज फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ प्लेन मिरर्स। इस केस में ज़रा देखो, ये जो दो प्लेन मिरर्स मैंने लिए हैं, अगर ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हैं और हमको नंबर ऑफ इमेजेस निकालने हैं, तो ये जो टॉपिक है दैट इज़ नंबर ऑफ
images formed by pair of plane mirrors। ये अपना टॉपिक है, ठीक है। इसमें हमको कुछ चीज़ें निकालनी पड़ती है। जैसे पहला चीज़ जो निकालना है दैट इज़ स्मॉल n। स्मॉल n एक नंबर होगा जो हमको मिलेगा 360 डिग्री या बेसिकली 360 बाई थीटा करके। डिग्री डाल दो तो यहाँ थीटा भी डिग्री में डालना, कोई बड़ी बात नहीं है। 360 बाई थीटा ये करके हमको n मिलेगा और ये n से डिसाइड होगा कि कितने इमेजेस फॉर्म होंगे। सुन लो, जैसे पहला केस, इफ़ n इज इवन। सुन लो, अगर n इवन नंबर आता है, जैसे फॉर एग्जांपल थीटा 60 हुआ तो 360 बाई 60 कितना आएगा, 6, इवन हो गया। तो उस केस में देन नंबर ऑफ इमेजेस जो कि हम बोलेंगे कैपिटल N इज ऑलवेज n-1। सुन लो, अगर 360 बाई थीटा किया और नंबर इवन आया, जैसे 6 आया, 4 आया, समझ रहे बात, यहाँ 60 डिग्री डालोगे तो 6 आएगा, राइट। तो 6 आया, 4 आया, 8 आया, ये सब नंबर्स आया अगर, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे वो n-1 होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, एग्जाम्पल, इफ थीटा इज 60 डिग्री, n आ जाएगा 360 बाई 60 विच इज 6 विच इज इवन। तो n कितना आ जाएगा, n आ जाएगा n-1 दैट इज 5 इमेजेस। समझा, 5 इमेजेस फॉर्म होंगे। इज दैट क्लियर? ओके, गुड। आई होप क्लियर है, वरना बड़ी दिक्कत है। समझ में तो आ रहा है ना, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। दूसरा, इफ़, दो ही तो पॉसिबिलिटीज़ है यार, इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है, और क्या होगा, नया नंबर तो नहीं डिस्कवर कर लोगे, इमेजिनरी मत डाल दो यहाँ। इफ़ n इज़ ऑड, ठीक है, अगर n ऑड हो गया देन इसमें 2 केसेस होंगे। अगर ऑड हुआ, सुनो, इसमें 2 केसेस। पहला, इफ़ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, अगर ऑब्जेक्ट को हमने सिमेट्रिकली प्लेस किया है, मतलब 2 मिरर्स के एग्जैक्टली बीच में प्लेस किया है, तो उस टाइम पे नंबर ऑफ इमेजेस n इज n ओनली, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस n ही होंगे सिमेट्रिक प्लेसमेंट के लिए। एंड बी पार्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एसिमेट्रिकली, घबराओ मत, कुछ गलत वलत नहीं पढ़ा दे रहा हूँ, जो है वही पढ़ा रहा हूँ। सो नंबर ऑफ इमेजेस इज n-1, ठीक है। ये सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का केस है। अगर सिमेट्रिकली रखोगे तो नंबर ऑफ इमेजेस जितना आ रहा है उतना ही आएगा, एसिमेट्रिक रखोगे तो नंबर ऑफ इमेजेस 1 से कम हो जाएगा। इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं, कुछ मतलब एक स्पेशल केस है। थर्ड, दैट इज इफ n इज नॉट अ कंप्लीट इंटीजर, मतलब अगर सपोज n की वैल्यू, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, n की वैल्यू 7.28 आती है, अब क्या करोगे? ज़रूरी थोड़ी है सारे एंगल 360 को इक्वली डिवाइड कर देंगे या अच्छे से डिवाइड कर देंगे, तुम्हारे लिए अच्छे से पेपर बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इस केस में n को हम लोग नियरेस्ट इंटीजर पे अप्रॉक्सीमेट कर देंगे। समझा क्या बोला? नियरेस्ट इंटीजर पे अप्रॉक्सीमेट कर दोगे। एग्जाम्पल और एक ले लो, n इज इक्वल्स टू 8.98, तो n अप्रॉक्सीमेट होके 9 हो जाएगा। समझा? कर लगा। n अगर कंप्लीट इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शंस में है, तो उस टाइम पे हम लोग नियरेस्ट इंटीजर पे इसको अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं, ठीक है। इसके कुछ केसेस देख लेते हैं हम लोग, जैसे स्पेशल केसेस जो मैंने तुमको बताया, जैसे बाल कटवाने गए, है ना, बाल कटवाने गए
तो वहाँ तुम्हारे आमने सामने जो प्लेन मिरर्स रखे हैं, अरे वो मूवी देखा है सबने ना, फिर हेरा फेरी, उसमें वो राजू घुसता है, देखो वो, अरे लास्ट में वो दौड़ाने का सीन है ना, दौड़ाते रहते हैं उसको, वो घुस जाता है इसमें प्लेन मिरर वाले जगह में, तो उसको आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह मिरर। चेंजिंग रूम में तो गए होगे ना कपड़ा खरीदने, चेंजिंग रूम में देखा होगा ना तुम्हारे चारों तरफ मिरर लगा होता है, तो वहाँ तुम्हारी बहुत सारी इमेजेस फॉर्म होती है लाइन से। सेम वो चीज़, सेम वो जैसे राजू वाला सीन है ना, जैसे फिर हेरा फेरी देख लेना ये लेक्चर के बाद, वहाँ पे जब उसको दौड़ाते हैं तो वो घुस जाता है प्लेन मिरर वाले जगह पे, और वहाँ उसकी इमेजेस सारी बहुत सारी बन जाती है, उसको आगे पीछे सब जगह राजू दिखाई पड़ते हैं, तो वो दौड़ता है तो खुद से ही भिड़ जाता है मिरर में जाके। तो दैट्स व्हाट हैपन्स व्हेन वी हैव पैरेलल मिरर्स। उसका मैं तुमको एक रे डायग्राम अच्छे से दिखाता हूँ क्या होता है, क्यों इतने सारे इमेजेस हमको मिलते हैं। तो उसको हम लोग यहाँ पुट करके देखेंगे ये फॉर्म में, ठीक है। पहले ये सब नोट डाउन करो अच्छे से, फॉर्मूला, नंबर ऑफ इमेजेस कितने कहाँ मिलते हैं, ये सब अच्छे से नोट डाउन करो तीनों केसेस। फिर हम थोड़ा रे डायग्राम देख लेते हैं प्लेन मिरर्स के लिए, मतलब पेयर ऑफ मिरर्स के लिए, ठीक है। चलो रफ करो, पॉज करके नोट डाउन कर लिया, पॉज ही करके नोट डाउन करोगे, और कैसे नोट डाउन करोगे। ओके, मज़ा आ रहा है ऑप्टिक्स पढ़ने में, हाँ मज़ा तो आना चाहिए, लेकिन साइंस में मज़ा नहीं है, क्या बोल रहे हो, है ना। जितने स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं सर साइंस बहुत डिफ़िकल्ट है, मज़ा नहीं आता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, कोई बात नहीं। चलो देखो, ये इमेज फॉर्मेशन में तुमको बताता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इफ़ थीटा या पैरेलल प्लेन मिरर्स, ठीक है, अगर प्लेन मिरर्स पैरेलल रखें तो पैरेलल प्लेन मिरर्स, इस केस में देखो क्या होगा, सुन लो। ये दो मिरर्स मैं ले रहा हूँ, ये एक प्लेन मिरर है और ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये और ये दो प्लेन मिरर्स हैं मेरे पास, ठीक है। चलो मुझे इन दोनों के केस में इमेज फॉर्मेशन देखना है, दोनों तरीके से बताऊंगा, फॉर्मूले से भी बताऊंगा कितने इमेजेस आएंगे, रे डायग्राम से भी देखेंगे कितने इमेजेस आ रहे हैं, दोनों मैच भी होंगे, डोंट वरी। अच्छा, दोनों ही मिरर्स पैरेलल हैं तो एंगल कितना हुआ, थीटा 0। बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो n कितना आ जाएगा, 360/0 यानी इन्फिनिटी। अब कोई चिल्लाओ मत, डांटो मत कि सर नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड, हाँ मालूम है नॉट डिफाइंड, बट इसके लिए तो इन्फिनिटी हुआ ना, समझा क्या। यहाँ तो नंबर ऑफ इमेजेस काउंट करना है, तो काउंट नहीं कर सकते, तो हम लोग नॉट डिफाइंड तो नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लोग इन्फिनिटी लिखेंगे, ठीक है। इन्फिनिटी नहीं बन रहा है कब से, ठीक है, इन्फिनिटी बनेगा, ठीक है। इन्फिनिटली मेनी इमेजेस फॉर्म होंगे। देखो कैसे इन्फिनिटली मेनी इमेजेस फॉर्म होते हैं, मैं एक ऑब्जेक्ट रख के बताता हूँ। ये सपोज एक, अरे यार चलो अच्छा सा रे डायग्राम बनाना है हमको, थोड़ा मिरर को यहाँ रखते हैं सेंटर में, तब हमको थोड़ा ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे, सारे इमेजेस दिखाई पड़ेंगे अच्छे से। एक सेकेंड, ये और ये, ठीक है, ये एक प्लेन मिरर और ये एक प्लेन मिरर, ठीक है। इतना कुछ बताने को है तो ड्राइंग, हैंडराइटिंग, ये सब पे ध्यान ही नहीं जा रहा है। देखो, अरे यार ये टेढ़ा हो गया, मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है ना। देखो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट रख दे रहा हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसके इमेजेस कैसे फॉर्म होंगे सुन लेते हैं। सुन मतलब देख भी लो, सुन भी लो, देख भी लो। मैं देखो क्या कर रहा हूँ, पहले एक साइड इस मिरर पे रेस फॉल कराता हूँ, तो ये मिरर पे रे रिफ्लेक्ट होगी और एक इमेज फॉर्म होगा। देखो ज़रा कैसे इमेज फॉर्म होगा, ये रे रिफ्लेक्ट होगी यहाँ नॉर्मल के अलॉन्ग बाय फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलो ये रे नॉर्मल से ऐसे रिफ्लेक्ट होके आ गई, ठीक है। तो इसका करस्पॉन्डिंग इमेज कहाँ फॉर्म होगा, करस्पॉन्डिंग इमेज यहाँ फॉर्म होगा। इसको मैं बोलता हूँ I1। ध्यान से देखो, सुन लो ठीक से। पहला इमेज एक फॉर्म हो गया है, एक साथ दिखाई पड़ेंगे तुमको, बट फॉर्मेशन तो एक एक देखना पड़ेगा ना, तभी तो। तुम थोड़ी ना कोई इतने समझदार हो कि हाँ तुमको एक साथ खाली देख के ही समझ में आ गया। तुमने कौन सा जादू से पावर्स पा लिया है, लेम जोक्स, ठीक है। ये दूसरा रे, तो ये भी रिफ्लेक्ट होगा,
तो इसके करस्पॉन्डिंग एक इमेज यहाँ बन जाएगा, इसको मैं बोल देता हूँ I1 डैश। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ तक तो स्टोरी ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है, इसके बाद ये वाली जो रे है ये कहाँ जाएगी, ये इस वाले मिरर पे ही तो गिरेगी। अरे जाएगी कहाँ घूम फिर के, इसी मिरर पे तो आ जाएगी ना। अब इस मिरर पे जब रे आएगी तो देखो ध्यान से क्या होगा, इस मिरर को ऐसा लगेगा कि रे यहाँ से आ रही है और यहीं से आ रही है, इसके लिए तो यहीं से रे आ रही है ना। तो इस मिरर के लिए ये जो इमेज है ऑब्जेक्ट बन गया। अभी समझा क्या बोला, इस मिरर के लिए इस वाले इंसिडेंस के केस में ये इमेज ऑब्जेक्ट बन गया है। तो ये क्या करता है मालूम है, रिफ्लेक्ट करके एक इमेज फॉर्म कर देगा लाइक दिस, और वो इमेज यहाँ कहीं पीछे फॉर्म हो जाएगी, जिसको मैं, अगर इसको मैंने I1 लिया है, चलो इसको मैं I2 ले लेता हूँ, ये I1 डैश, यहाँ एक और इमेज फॉर्म हो गई। मतलब देखो इससे इतने दूर पे ऑब्जेक्ट था तो इससे उतने दूर पे इसने इमेज बना दिया। सेम इस वाले रे के साथ भी होगा, ये वाली भी रे जाके यहाँ हिट करेगी तो इस मिरर को लगेगा कि रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो ये एक इसका इमेज बना देगा और ये यहाँ कहीं पीछे जाके मीट करेंगे, तो यहाँ हमको दूसरी इमेज मिल जाएगी I2 डैश, और ये चलता रहेगा। अक्षय कुमार वाला मीम है ना, ये चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्शन चलता रहेगा। मतलब इस वाले मिरर से जो इमेज बन रही है वो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इस वाले इमेज से जो मिरर बन रही है इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और ये जब तक मिरर का साइज सफिशिएंट है तब तक ये रिफ्लेक्शन कंटिन्यू होगा और हमको मल्टीपल इमेजेस दिखाई पड़ेंगी दोनों साइड। तो यही होता है, तुम दो मिरर्स के बीच में खड़े हो जाते हो और खुद को देखते हो यहाँ आगे और पीछे, तो ये सर का सब इमेज 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 और इस फेस का सब इमेज इमेज इमेज। ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन द टू पैरेलल मिरर्स फॉर्म इमेजेस ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एक केस देख लो, छोटा सा है, फिर प्लेन मिरर खत्म हो जाएगा पक्का। इफ थीटा इज 90, वेरी इंपॉर्टेंट, एन क्या आ जाएगा 360/90 यानी 4 यानी क्या हो गया, इवन है ना, इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने आएंगे n-1 यानी 3। इसको भी जस्टिफाई कर लेते हैं, यहाँ इन्फिनिटी तो जस्टिफाई हो गया ना। अरे बहुत सारी इमेजेस आ रही हैं कि नहीं, ये इसमें इमेजेस फॉर्म हो रही हैं। ये 90 वाले पे देख लेते हैं कैसे इमेज 3 दिखाई पड़ेगी। हाँ देखो से ये मैं यहाँ शॉर्ट में डायग्राम बना रहा हूँ, कुछ ऐसा फैंसी या कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं बनाऊंगा, खाली ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट के लिए। तुमको ये रे डायग्राम बाय हार्ट भी नहीं करना है, यू शुड जस्ट नो। और ये फॉर्मूले पे स्ट्रेट फॉरवर्ड तुमको क्वेश्चंस आएंगे, तुमको ऐसा कुछ वो नहीं करना है कि रे डायग्राम बना के दिखाओ। हाँ तुमको पता होना चाहिए तुम्हारे जानकारी के लिए। यहाँ सपोज एक मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया है, ध्यान से देखो, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता सिमेट्रिकल रखो कि एसिमेट्रिकल रखो, इवन है तो डायरेक्टली 3। अब देखो ये वाले मिरर के लिए ये एक तो इमेज यहाँ बन जाएगी ये वाले मिरर की वजह से, तो ये पहली इमेज हो गई, और ये वाले मिरर की वजह से भी एक इमेज यहाँ बन जाएगी, जिसको मैं बोल देता हूँ दूसरी इमेज। ठीक है, हाँ या ना? अरे ये दोनों मिरर्स अपने अपने इंडिपेंडेंट इमेजेस तो बना ही देंगे ना, तो ये इमेज और ये इमेज तो दिखाई ही पड़ेगी हमको। तो ये आ गई मेरी दूसरी इमेज I2। अब बची तीसरी इमेज, ज़रा ध्यान से देखो क्या होगा तीसरी इमेज के लिए। ये एक इमेज बन गई है, ठीक है, और ये एक इमेज बन गई है, 2 इमेजेस हो गई हैं, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ध्यान से देखो तीसरा इमेज देखो कहाँ फॉर्म होगा। जैसे मैं इस वाले मिरर पे एक रे लेके जाता हूँ, ऐसे सुनो, इस वाले मिरर पे एक रे मैं ऐसे लेके जाता हूँ, तो ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे इस पे गिरेगी और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइक दिस। ठीक है, देखो हुआ क्या, ये रे यहाँ कहीं जाके कोइंसाइड होगी, सॉरी यहाँ कहीं जाके या यहाँ कहीं से आते हुए दिखाई पड़ेगी, हाँ या ना, ऐसे। ठीक है, एक इस वाले पे भी गिरा दो ऐसे, ये इस पे अगर गिरता है सपोज, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा और यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, और ये भी यहाँ कहीं से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ज़रा सुनो हुआ क्या, या ज़रा समझो हुआ क्या। हुआ ये कि एक इमेज जो इन दोनों पहले इस पे गिर के इस पे रिफ्लेक्ट होकर और इधर गई, तो इससे एक इमेज फॉर्म हुआ, यहाँ बना, फिर इस पे गिर के इधर जाके इधर रिफ्लेक्ट हुई तो भी एक इमेज फॉर्म हुआ जो कि यहीं बना। मतलब बेसिकली बने 4 इमेजेस ही, बस हुआ ये है कि तीसरा चौथा कोइंसाइड हो रहा है। जो तीसरा चौथा इमेज है वो एक ही जगह बन रहा है। समझा क्या क्या बोला? ये दोनों तो सेपरेट बने I1 I2, तीसरा चौथा इमेज एक ही जगह पे बना है, इसलिए 4 की जगह 3 दिखाई पड़ रहा है हमको।
4 की जगह 3 दिखाई पड़ रहे हैं, 4 3 4 3, ठीक है। 4 की जगह 3 इसलिए दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि 2 इमेजेस एक साथ कोइंसाइड हो जा रही हैं। समझ में आ गई बात? सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव मिरर्स अलाइंड पैरेलल और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये स्पेशल केसेस होते हैं इसलिए बताना ज़रूरी होता है, बाकी ठीक है। ये फॉर्मूला तुमको पता हो तो बहुत बड़ी बात है, इसके केसेस पता हो इवन ऑड में क्या होता है तो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इतना एनफ हो जाता है तुम्हारे एग्जाम के लिए। ये रे डायग्राम्स तो तुमको समझने के लिए बताया ज़रूरी है। तो ये ऑप्टिक्स का आज अपना पहला लेक्चर था, इसमें हम लोग ने सारा प्लेन मिरर का पार्ट ख़त्म कर दिया है। तुमको कुछ भी डाउट है प्लेन मिरर से रिलेटेड, कैसा भी डाउट है तो लेट मी नो, कमेंट्स में बता दो, चाहे जहाँ जैसे भी मुझे अप्रोच करो, मुझे बता दो, आई विल क्लियर इट एनी हाउ। तो ये भी डायग्राम भी बना लेना पॉज करके, अभी भी टाइम है, बना लो पॉज करके। तो आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं हम लोग। ये लेक्चर में इंट्रो हो गया और हम लोग ने प्लेन मिरर्स पढ़ लिया। अगले लेक्चर में हम लोग स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करेंगे। सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।